हैव यू एवर वंडर्ड स्टॉक मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करता है? कैसे एक कंपनी स्टॉक मार्केट में इनलिस्ट होता है और उसके प्राइस का जो अप डाउन होता रहता है वो कैसे होता है? नॉट टू वरी गाइज, इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा और वो भी डिटेल में। बट उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में एक डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम जाके पहले वो वीडियो देखो, लिंक या ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now before learning how stock market works, हमें यह समझना होगा मार्केट कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कोई भी कंपनी का शेयर्स पहली बार प्राइमरी मार्केट में ही इशू होता है थ्रू आईपीओ। अब ये आईपीओ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज पहली बार आईपीओ के थ्रू ही स्टॉक मार्केट पे अपने आप को इनलिस्ट करता है। अब ये आईपीओ बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है। आईपीओ खत्म होने के बाद एक कंपनी प्राइमरी मार्केट से एंट्री लेता है सेकेंडरी मार्केट में। इसके लिए कंपनीज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। इसके अलावा भी कंपनीज को बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज को शेयर करना पड़ता है। अब एक कंपनी का शेयर सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद ही कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नाउ तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपनी को पब्लिक होने की ज़रूरत ही क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक कंपनी का और एक बिजनेस का लाइफ साइकिल को समझते हैं। लेट्स इमेजिन कि तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और तुम्हारे पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, बट टू टर्न दैट आइडिया इनटू एन बिजनेस यू नीड फंड्स और मनी। इसके लिए तुम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास जाओगे और उन्हें अपने बिजनेस आइडिया पिच करोगे। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया। और ये जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है इन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। बट एंजल इन्वेस्टर्स सिर्फ फ्रेंड्स या फैमिली ही नहीं, बल्कि कुछ प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स भी है जो तुम्हारे कंपनी के गुडविल पर इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के फंडिंग को हम सीड फंड कहते हैं। अब इस सीड फंड के रिटर्न में तुम्हारे इनिशियल इन्वेस्टर और तुम्हारे बीच में तुम्हारी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। और ये शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर। मान लो कि तुम्हारी कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया और सीड फंड में आया है 1 करोड़, तो इस हिसाब से तुम्हारे 10 लाख शेयर सर्टिफिकेट तुम्हारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये फेस वैल्यू कैसे डिसाइड होता है उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट फेस वैल्यू कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to even above ₹10। नाउ इनिशियल फंडिंग से तुम्हारे बिजनेस स्टार्ट होता है और तुम धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हो। अब तुम कोई न्यूबी नहीं हो, यू आर नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस। और अब बिजनेस को तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, बट अगेन इसके लिए चाहिए तुम्हें फंडिंग। एट दिस स्टेज तुम्हें फंड करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट और वीसी से मिले फंडिंग को हम सीरीज ए फंडिंग कहते हैं। अब इस फंडिंग की वजह से तुम्हारा बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें अपने शेयर्स को भी डाइल्यूट करना पड़ता है। मतलब तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा जितना परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है उससे कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप तुम्हें वेंचर कैपिटलिस्ट को देना पड़ता है। अब सीरीज ए फंडिंग से तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड होता है, बट कुछ साल बाद तुम डिसाइड करते हो तुम दूसरे सिटीज़ में अपना बिजनेस आउटलेट्स खोलोगे। एंड अगेन फॉर दैट यू नीड more funds. Now you can meet these requirements by using your profits, या फिर तुम फिर से सीरीज बी फंडिंग के लिए जा सकते हो। इसके अलावा भी तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है, टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक। बैंक तुम्हें खुशी खुशी लोन दे देगा क्योंकि यू आर डूइंग गुड इन द बिजनेस। इस लोन को हम डेट फंड कहते हैं। अब इस डेट फंडिंग की वजह से तुम्हें अपना शेयर्स डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा, बट यू हैव टू रिटर्न द इंटरेस्ट ऑफ दैट लोन टू द बैंक। ऐसे ही और कुछ साल बीत जाते हैं, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है और अब तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करोगे। इसके लिए तुम्हें चाहिए क्या? वही मोर फंडिंग। एट दिस पॉइंट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तुम बैंक से लोन ले सकते हो, तुम वीसीज के पास जा सकते हो, बट जनरली वीसीज लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर दैट ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट यू हैव प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स तुम्हें बहुत सारे फंड्स दे सकते हैं जिसे हम सीरीज सी फंडिंग कहते हैं, बट तभी देंगे जब तुम्हारा बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होता है। एज दे इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी दे
बेसिकली टेक लेसर रिस्क। सीरीज सी फंडिंग के बाद तुम्हारा बिजनेस अब एक ब्रांड बन चुका है और तुम इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हो। इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट्स, टीम बिल्डिंग एंड मेनी मोर। और इसके लिए चाहिए क्या? वही फिर से फंडिंग। नाउ टू मीट दिस ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम और फंडिंग ले सकते हो और इसके साथ साथ तुम IPO भी फाइल कर सकते हो। जब एक कंपनी IPO फाइल करता है तब वो अपने कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करता है। पब्लिक तुम्हारे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अब क्योंकि तुम अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करते हो, इसीलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कहते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, IPO एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल होता है। अब इस टाइम पीरियड में जनरल पब्लिक तुम्हारे कंपनी के शेयर्स तुम्हारे डिसाइड किए हुए प्राइस पे ही बाय करते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद तुम्हारे शेयर्स को अलॉट किया जाता है बिडर्स के पास एंड देन योर कंपनी विल बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। अब तुम्हें पता है कि कंपनी क्यों पब्लिक होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो प्राइस का जो चेंज होता है उसका स्टॉक का, ये कैसे होता है? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स इमेजिन कि तुम एक आइसक्रीम शॉप के ओनर हो और तुम एक आइसक्रीम 50 रुपए के बेचते हो। सडनली एक दिन गर्मी बहुत बढ़ जाता है तो मोर पीपल विल कम एंड बाय आइसक्रीम फ्रॉम यू। तो तुमने क्या किया? आइसक्रीम का प्राइस 50 से 55 कर दिया। तुमने मार्केट में डिमांड को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ा दिया। सिमिलरली सर्दी के मौसम में लोग उतना ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे, यानी कि डिमांड कम हो चुका है, बट तुम्हारे पास सप्लाई एज यूजुअल है क्योंकि तुमने एज यूजुअल क्वांटिटी में ही आइसक्रीम बनाया है। तो तुमने प्राइस 55 से 45 कर दिया क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड नहीं है। स्टॉक प्राइजेस भी ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जब एक स्टॉक का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है और जब उसका डिमांड कम हो जाता है यानी कि उसका सप्लाई बहुत बढ़ जाता है तो उसका प्राइस एज यूजुअल कम हो जाता है। नाउ डिमांड एंड सप्लाई को समझना तो आसान था, बट द रियल क्वेश्चन इज किसी स्टॉक का डिमांड कैसे बढ़ता है या फिर कम होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। मार्केट में किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस चेंज होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है न्यूज़ एंड इवेंट्स। अब इसे तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज एक लोकल फेसबुक पेज में तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर को बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी मिला है, जिससे एक पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट होगा तुम्हारे शॉप के बारे में और उससे लोग भी बहुत ज़्यादा आएंगे तुम्हारे शॉप में, एंड विच इन टर्न विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर शॉप। बिल्कुल उसी तरह अगर एक कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में चल रहा है तो लोग उसके स्टॉक्स को बाय करना पसंद करेंगे, जिससे एक डिमांड क्रिएट होगा और प्राइस भी बढ़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मेजर इवेंट्स दैट अफेक्ट्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट इन द लिस्ट वी हैव कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट। नाउ सभी लिस्टेड कंपनीज को अपना अर्निंग क्वार्टरली डिक्लेयर करना पड़ता है। नाउ इफ़ यू डोंट नो क्वार्टरली तो एक टाइम पीरियड होता है। बेसिकली क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, तो एक साल का 1/4 मतलब 3 महीने। अब इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर, देन 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक सेकेंड क्वार्टर एंड सो फोर्थ। अब इस अर्निंग अनाउंसमेंट से हमें कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। यहाँ तक नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी का अर्निंग उसका एक्सपेक्टेशन से मैच करता है तो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट होगा उस कंपनी के बारे में, विच इन टर्न विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है बजट। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट पेश करते हैं जिसमें मेजर पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अनाउंस किया जाता है, जिससे हर एक इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, which in turn changes the price of stocks. Third in the list we have monetary policy. RBI monetary policy के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स को कम या ज़्यादा करके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नाउ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनीज को हायर इंटरेस्ट रेट पे मनी बोरो करना पड़ेगा, और अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे कंपनीज मनी बोरो नहीं कर पाएंगे तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, which in turn will decrease the stock price. Next in the list we have inflation. एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन कोई नहीं रोक सकता, बट इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ता है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। इससे परचेजिंग पावर भी कम हो जाता है। अब इन्फ्लेशन को हम 2 इंडेक्सेस से मेजर करते हैं।
होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम इन्फ्लेशन और इसके इंडेक्सेस के बारे में और डिटेल में जानना है। अभी के लिए तुम इतना समझो कि इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। लास्टली, फाइनेंशियल इवेंट्स के अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट करता है, लाइक कोरोना आउटब्रेक इन 2020, वॉर इन एनी कंट्री अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी, यहाँ तक किसी कंपनी का इलेक्शन उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। नाउ एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें इन न्यूज़ को मॉनिटर करना पड़ता है ताकि हम प्राइस को अच्छे से समझ पाए एंड टू मेक सम प्रॉफिट फ्रॉम इट। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, बट फॉर नाउ टू नो द बेसिक्स दैट व्हाई एंड हाउ प्राइजेस मूव इन स्टॉक मार्केट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फर्स्ट। Thanks for watching. Signing off.